हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने यूनिट 1 कंप्लीट किया था एंड इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 2 का चैप्टर 1 विच इज़ फीवर। यहाँ पे चैप्टर 5 दिया गया है क्योंकि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ये 5th चैप्टर है, बट यूनिट 2 में ये पहला चैप्टर है। ठीक है। सो फीवर्स अक्यूट एंड क्रॉनिक और इसके टाइप्स वगैरह के बारे में हम जानेंगे। सो हमेशा की तरह मैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वही पॉइंट्स बोलना चाहूँगा कि जो पॉइंट्स ऑरेंज कलर से अंडरलाइन किए गए हैं उनको आपको याद कर लेना है, और जो पॉइंट्स ब्लैक कलर से अंडरलाइन किए गए हैं उनको आपको ध्यान में रखना है। और इसके साथ साथ मैंने एक पोल जनरेट किया था जो कि मैं टेलीग्राम में डालने वाला था। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने देखा कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने हमें बोला कि पार्ट्स में ये लेक्चर लें क्योंकि आगे के चैप्टर्स काफ़ी बड़े हैं। सो मैंने डिसाइड किया है कि इस चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए। सो ये उस पार्ट का पहला पार्ट होगा और ये लेक्चर आगे कंटिन्यू होगा। और इसके साथ ही मैं कुछ नई चीज़ें ट्राई कर रहा था कि आपके लिए कैसे इजीली एक्सप्लेनेबल कर दूं चैप्टर्स। तो उसके लिए मैंने आपके लिए एक ऑडियो लाया है जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। ये पूरे चैप्टर का समरी होने वाला है। सो ज़रूर ये एक ऑडियो एक बार आप सुन लीजिए। अब कुछ ही सेकंड्स में एक ऑडियो प्ले होगा, आपको सुनना है थिंक से। ठीक है। बुखार पर यह है एक झटपट जानकारी। तो ये जानकारी आ रही है न्यूट्रिशन और डायटेटिक्स की एक किताब से, जो समझाती है कि भाई बुखार क्या है, कितने तरह का होता है और हाँ, इस दौरान शरीर और हमारे खान पान पर क्या असर पड़ता है, खासकर अगर आप जल्दी ठीक होना चाहते हैं तो। पहला, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि बुखार अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। हाँ, ये बस एक संकेत है कि शरीर में कुछ गड़बड़ चल रही है, जैसे कोई इन्फेक्शन। असल में ये शरीर का इन्फेक्शन से लड़ने का एक तरीका भी हो सकता है। नॉर्मल टेम्परेचर तो करीब 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना? पर जब ये 38 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ऊपर चला जाए, तब हम मानते हैं कि हाँ भाई बुखार है। इसे हम टाइम के हिसाब से बांट सकते हैं। एक्यूट, जो हफ्ते भर से कम रहे। सब एक्यूट, जो 2 हफ्ते तक चल सकता है, जैसे टाइफॉइड में। और क्रोनिक, जो 2 हफ्ते से भी ज्यादा खिंच जाए, जैसे टीबी में। दूसरा, अच्छा ये जानना इंटरेस्टिंग है कि बुखार के दौरान शरीर के अंदर क्या चल रहा होता है, मतलब मेटाबॉलिक लेवल पर। खास बात यह है कि आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट या बीएमआर, यानी जब आप आराम कर रहे होते हैं तब भी शरीर कितनी एनर्जी इस्तेमाल कर रहा है, वो हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ने पर सोचिए लगभग 13% बढ़ जाता है। मतलब शरीर ज्यादा कैलोरी जला रहा है बैठे बैठे भी। साथ ही प्रोटीन का टूटना भी बढ़ जाता है, जिससे मसल्स का नुकसान हो सकता है और शरीर से पानी और जरूरी मिनरल्स भी काफी निकल जाते हैं। तीसरा, तो अब इन बदलावों को ध्यान में रखते हुए बुखार में सही डाइट कितनी जरूरी हो जाती है ना? डाइट का मेन मकसद है कि बढ़ी हुई कैलोरी और प्रोटीन की जरूरत पूरी हो, शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बना रहे और पोषक तत्वों की कमी ना हो। शुरू में जब भूख कम लगती है तो सूप, खिचड़ी जैसे नरम, आसानी से पचने वाले खाने देना अच्छा रहता है। फिर जैसे जैसे तबीयत सुधरे, धीरे धीरे नॉर्मल बैलेंस डाइट पर वापस आ सकते हैं। हाँ, टाइफॉइड जैसे बुखार में कम फाइबर वाला सादा खाना और टीबी में ज्यादा प्रोटीन और कैलोरी वाला खाना रेकमेंड किया जाता है। और हाँ, खूब सारे तरल पदार्थ यानी लिक्विड्स लेना तो हमेशा ही बहुत जरूरी है। रिएक्शन है और सही पोषण और डाइट मैनेजमेंट ठीक होने की प्रक्रिया में वाकई बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। बुखार पर ओके, सो आप सबने ऑडियो सुन लिया होगा। तो ये ऑडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा शायद से मेरी तरफ से, तो मैंने कोशिश की है क्योंकि ये पूरे चैप्टर को समराइज़ कर देता है, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। सो अगर आप चाहें तो फिर से वो ऑडियो वीडियो को पीछे लेके देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर स्टार्ट करते हैं। In this unit, we looked at the correlation between nutrition and infection. You would realize that infection and fever coexist. Fever is a result of infection. In this section, we will also look at the basic concepts and correlation between fever, infection, and nutrition. A detailed review on dietary management of fever will be discussed. सो जैसा कि हमने लास्ट यूनिट में पढ़ा था, इन्फेक्शन और न्यूट्रिशन के बीच में रिलेशन क्या है और कैसे लो न्यूट्रिशन की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है और इन्फेक्शन के कारण आपकी जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो कम हो जाता है। सो उन दोनों के बारे में हमने लास्ट यूनिट में ही पढ़ लिया है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि आगे आने वाले जो मतलब ये जो यूनिट होने वाला है इसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे फीवर के बारे में, इन्फेक्शन के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, और उसको कैसे डील करने के लिए डाइटरी मैनेजमेंट्स हम क्या क्या करेंगे वो सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फीवर definition, causes and symptoms. Fever is classically described as abnormal condition of the body characterized by excess rise in body temperature, quickening of pulse and disturbance of various body functions. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला
जो भी सेंटेंस है उसमें ही आपको डिफाइन कर दिया गया कि फ़ीवर क्या है। तो फ़ीवर एक ऐसा एबनॉर्मल कंडीशन है बॉडी का जहाँ पे जो बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उससे जो टेम्परेचर वो बढ़ जाता है, जिसके कारण जो हमारा जो पल्स रेट होता है, पल्स रेट बढ़ जाता है। उसके साथ साथ बहुत सारे जो बॉडी के फंक्शन है वो भी अफेक्ट हो जाते हैं। सो इस कंडीशन को फीवर कहा जाता है। तो फीवर आप तो जानते ही होंगे, मैंने बस एक बार एक्सप्लेन कर दिया। और ये डेफिनेशन आप देख सकते हो कि मैंने ऑरेंज कलर से अंडरलाइन किया है, तो आप समझ सकते हो कि ये एज इट इज़ आपको याद करके जाना है और एग्जाम में लिखना है, ठीक है। श्योरली यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। हाँ, हमें ऑब्वियसली पता है कि हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या है। और द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर में रेंज फ्रॉम 36 डिग्री सेल्सियस टू 37 डिग्री सेल्सियस। सो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हमें पता रहता है कि जो कि है 36 डिग्री सेल्सियस से लेके 37 डिग्री सेल्सियस तक। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्रैकेट में 98.6 फ़ारेनहाइट क्यों लिखा गया है। तो बस यूनिट कन्वर्ट कर दिया गया, बट स्टिल आपको याद कर लेना है, क्योंकि वो यूनिट कन्वर्ट करके भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट आपको याद नहीं रहेगा क्योंकि हमने तो नॉर्मली याद किया रहता है डिग्री सेल्सियस में, और ये फ़ारेनहाइट में हमें पूछ सकते हैं। सो आपको ये भी याद कर लेना है कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो टेक्निकली एनी बॉडी टेम्परेचर अबाउ द नॉर्मल टेम्परेचर में बी कंसिडर्ड एज फीवर। बिल्कुल, जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर देखा हमने 36 से 37 डिग्री सेल्सियस, उस टेम्परेचर से कोई भी ऊपर का टेम्परेचर, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर उसके आगे का, मतलब 38 39 ले लो, ये टेम्परेचर कंसिडर किया जा सकता है टेक्निकली फीवर की तरह, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक? तो आप क्या सोचते हैं? वेल, in practice an individual is usually not considered to have a significant fever until the temperature is about 100.4 डिग्री सेल्सियस। ओके, नहीं नहीं, डिग्री सेल्सियस नहीं है, ब्रैकेट में 38 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, तो वही। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि हम क्या सोचते हैं इसके बारे में। तो यूजुअली जो बॉडी टेम्परेचर है उसको फीवर नहीं कंसिडर किया जाता जब तक जो फीवर का टेम्परेचर है 38 डिग्री सेल्सियस तक ना आ जाए। जब तक यहाँ तक नहीं आता टेम्परेचर तो उसको फीवर कंसिडर नहीं किया जाता, उसको सिग्निफिकेंट नहीं माना जाता है, ठीक है। आपको ये नोट करना है, बस ध्यान में रखिएगा कि क्या है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट फीवर इज़ नॉट अ डिजीज बट अ सिम्टम ऑफ अडेप्टिव रिस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी टू वेरियस कंडीशंस ऑफ टू वेराइटी ऑफ कंडीशंस सच एज इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन और एनी अननोन कॉज। तो हमारे लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है समझने के लिए कि फीवर कोई बीमारी नहीं है, बट वेराज एक अडेप्टिव रिस्पॉन्स, मतलब बॉडी की फाइटिंग मैकेनिज्म, एक तरह से आप समझ सकते हो, इन्फ्लामेशन के लिए, इन्फेक्शंस के लिए, और इसके और बहुत सारे अननोन कारण हो सकते हैं जिसके कारण आपको फीवर हो गया। तो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, इस तरह से आप याद करिए कि फीवर कोई बीमारी नहीं है, जस्ट एक डिफेंस मैकेनिज्म है, ठीक है। तो फीवर में बी कॉज ड्यू टू एनी बैक्टीरिया इन्फेक्शन और बाय अ वायरस or certain inflammatory conditions such as rheumatoid arthritis, inflammation of the lining of the joint, or heat exhaustion etc. हाँ, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि फीवर किसी भी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन द्वारा या फिर वायरस के इन्फेक्शन द्वारा या फिर किसी इन्फ्लामेटरी कंडीशन जैसे कि रूमेटाइड अरेथराइटिस है, जहाँ पे हमें इन्फ्लामेशन देखने के लिए मिलती है जॉइंट्स के लाइनिंग पे। तो वही बोला जा रहा है कि कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, फिर कोई इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर हो गया, तो ये सारी कंडीशंस फीवर को अराइज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्पेसिफिकली हमें रूमेटाइड अरेथराइटिस का मेंशन किया गया है और उसके मतलब उसको एक्सप्लेन भी किया गया। तो आपको ये नोट कर लेना है कि रूमेटाइड अरेथराइटिस क्या है। तो ये एक इन्फ्लामेटरी कंडीशन है और इसमें क्या होता है, जो जॉइंट्स होती है लाइनिंग के, वो इन्फ्लेमेशन में हो जाता है, इन्फ्लाम हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज अ चाइल्ड यू मे रिकॉल सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, कफ, डायरिया और चेस्ट इन्फेक्शन एंड वेरी ऑफन दीज इन्फेक्शंस वेर अकम्पेन्ड बाय फेयर। बिल्कुल, जैसे मतलब जैसे जब हम बच्चे थे, आप समझ सकते हो छोटे जब हम थे, तो उस पीरियड के दौरान सबने कोल्ड या फिर कफ तो सफ़र किया ही होगा या फिर डायरिया से सफ़र किया ही होगा। सो इन सारे कंडीशंस में हमने देखा कि जो बॉडी था, जस्ट अ मिनट, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो मैं बोल रहा था कि इन सारे कंडीशंस पे हमने देखा था कि बॉडी तो वीक हो ही रही थी, बट उसके साथ साथ हमें फीवर आ ही रहा था हर कंडीशन में, ठीक है। तो यही यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोल्ड, कफ, डायरिया, कोई भी डिसऑर्डर रहा, इन सब में कॉमन क्या था, फीवर आ रहा था, ठीक है। द क्लिनिकल एंड बिहेवियरल मैनिफेस्टेशंस ऑफ फीवर बिसाइड्स रेज टेम्परेचर you might have experienced include headache, chills and shivering, muscle ache, sweating, loss of appetite, irritability, dehydration, general weakness etc. तो
यहाँ पे बोला जा रहा है कि फीवर होने के कारण जो कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें और हमें एक्सपीरियंस करने के लिए मिलते हैं। कि मतलब बोल रहा है फीवर होने के बाद क्या क्या चीज़ें और एक्सपीरियंस हमें करने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें देखने के लिए मिलता है कि जो पर्सन मान लो अगर फीवर से सफ़र कर रहा है तो वो इन चीज़ों से भी सफ़र कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि वो सफ़र करे ही, इन चीज़ों से भी सफ़र कर सकता है, ठीक है। क्योंकि डिजीज़ टू डिजीज़ अपना फीवर का जो कंडीशन होता है वो वेरिएबल होता है, ठीक है। बट यहाँ पे इन जनरल इन्होंने बोल दिया है, तो आपको यही नोट कर लेना है कि फीवर के कारण जो बॉडी में टेम्परेचर राइज हुआ है तो उसके कारण क्या हो रहा है। तो हेडेक हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, चिल्स हो रहे, शिवरिंग हो रही बॉडी की, मसल दर्द कर रहे, स्वेटिंग हो रहा है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लग रही, इरिटेबिलिटी हो रही है, डिहाइड्रेशन हो रहा है और वीकनेस तो होता ही है। तो ये सारे जनरल सिम्टम्स दिए गए कि फीवर होने के बाद क्या होता है, ठीक है। आपको नोट कर लेना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फीवर इज़ देयर फॉर अ साइन दैट समथिंग आउट ऑफ ऑर्डिनरी इज़ गोइंग इन द बॉडी। बिल्कुल, फीवर एक ऐसा साइन है हमारे बॉडी का जो कि हमें बताता है या फिर चेतावनी देता है कि हमारी बॉडी में ऑर्डिनरी से अलावा कुछ और बुरी चीज़ आपकी बॉडी में हो रहा है, ठीक है। तो फीवर इन फैक्ट इज़ अ पार्ट ऑफ बॉडीज ओन डिजीज फाइटिंग मैकेनिज्म। जैसे कि हमने ऊपर देखा कि फीवर एक डिसऑर्डर नहीं है, वेराज बॉडी का डिजीज फाइटिंग मैकेनिज्म है। वन ऑफ द वेज आर इम्यून सिस्टम अटेम्प्ट्स टू कॉम्बैट इन्फेक्शन इज राइज इन द बॉडी टेम्परेचर। बिल्कुल, तो वन ऑफ द वेज मतलब एक इम्यून सिस्टम का एक तरीका है फाइटिंग का इन्फेक्शंस के अगेंस्ट, जो कि है बॉडी का टेम्परेचर राइज करना, जिसको हम फीवर बोलते हैं। सो फीवर हेल्प्स टू डिफेंड अगेंस्ट माइक्रोबियल, जो कि बैक्टीरियल या फिर वायरल हो सकते हैं, इन्वेशंस, एंड अपेरेंटली is capable of killing or inhibiting the growth of some bacteria viruses that can tolerate only slender temperature range। तो फीवर हमें हेल्प कर सकता है डिफेंड करने के लिए बहुत सारे बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन से, जो कि सिलेंडर मतलब काफ़ी नैरो टेम्परेचर रेंज में जो काम करने वाले बैक्टीरिया और वायरसेस रहते हैं ना, तो उन टेम्परेचर पे काम करने वाले बैक्टीरिया और वायरसेस को ये किल कर देता है बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा के, इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है। From our review so far, we may then conclude that usually a rise in temperature helps the individual overcome an infection। बिल्कुल, बॉडी का टेम्परेचर राइज होने के कारण कुछ कुछ कंडीशंस में हमें जो इंडिविजुअल है वो इन्फेक्शन से फ्री हो जाता है। बिल्कुल, मतलब इन्फेक्शन ओवरकम करने में हेल्प करता है। सो अ माइल्ड फीवर दैट इज़ अबाउ द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर बट बिलो 100.4 degree Fahrenheit, that is 38 degree Celsius, is probably helping to neutralize the bacteria or virus that is causing the infection। बिल्कुल, तो एक माइल्ड या फिर कमज़ोर फीवर या फिर कम टेम्परेचर का फीवर जो कि 38 डिग्री सेल्सियस से कम हो, हेल्प कर सकता है बैक्टीरिया या फिर वायरसेस का जो एंट्री हुआ था, इन्फेक्शन हुआ था, उनको न्यूट्रलाइज करने में और इन्फेक्शन को ख़त्म करने में, ठीक है। तो थोड़ा सा टेम्परेचर राइज मतलब न्यूट्रलाइज कर देता है बैक्टीरिया और वायरसेस जो कि हमारे बॉडी में एंटर किए हुए थे। देयर इज़ नो नीड टू वरी। हाँ, तो इस टेम्परेचर राइज तक हमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। बट समटाइम्स फीवर में राइज टू हाई एंड कैन बी सीवियर एंड सीरियस एंड लीड टू कॉम्प्लिकेशंस। बिल्कुल, बट कुछ समय में, कुछ कंडीशंस में फीवर बहुत बढ़ सकता है, हमारा बॉडी का टेम्परेचर काफ़ी बढ़ सकता है और सीवियर या फिर सीरियस कंडीशंस को लीड कर सकता है, जो कि फर्दर कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ा देता है हमारे बॉडी में। देयरफॉर इट इज़ इंपॉर्टेंट टू लर्न अबाउट द टाइप, क्लासिफिकेशन एंड पैटर्न ऑफ फीवर फॉर अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट। इसीलिए हमारे लिए यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हम फीवर के टाइप्स, क्लासिफिकेशंस और उसके पैटर्न के बारे में देखें। तो अगला है फीवर क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया फ्लो चार्ट हमें देखने के लिए मिल रहा है, तो इस पे आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फीवर आर प्राइमरली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज विच इज़ एक्यूट, सब एक्यूट, क्रॉनिक, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक क्लासिफिकेशन दी गई है, आपको एज इट इज़ पूछ देंगे कि व्हाट इज़ एक्यूट फीवर, व्हाट इज़ सब एक्यूट और क्रॉनिक क्या होता है। सो इन सारे के डेफिनेशन हमें फ्लो चार्ट में देखने के लिए मिल रहा है। ये फ्लो चार्ट आपको एज इट इज़ अपने नोटबुक में नोट कर लेना है, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन से फीवर्स 3 टाइप के हो, एक्यूट, सब एक्यूट और क्रॉनिक। तो एक्यूट विच यूजुअली लास्ट फॉर लेस दैन 7 days इन ड्यूरेशन, जैसे कि मलेरिया, और सब एक्यूट यूजुअली नॉट मोर देन 2 weeks इन ड्यूरेशन, 2 हफ्तों से ज़्यादा नहीं होता, वैसे टाइप के फीवर को सब एक्यूट कहा जाता है। तो एग्जांपल क्या है उसका, टाइफाइड। और क्रॉनिक जो कि 2 हफ्तों से ज़्यादा ड्यूरेशन तक रहे, तो ऐसे टाइप के फीवर को क्रॉनिक फीवर कहा जाता है, जो कि हमें ट्यूबरक्लोसिस, HIV इन्फेक्शन वगैरह में देखने के लिए मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि 7 दिन से कम मतलब 1 हफ्ते से कम तक अगर फीवर है तो वो अक्यूट में आ गया, अगर 2 हफ्ते तक रहा तो सब अक्यूट हो गया, और 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया तो वो क्रॉनिक फीवर में आ जाता है। और उसके एग्जांपल्स आपको एज इट इज नोट कर लेने।
एक्यूट में मलेरिया, सब एक्यूट में टाइफाइड एंड क्रॉनिक में HIV या फिर ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, वैसे आने वाले मतलब पार्ट्स में हम टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस के डिटेल वगैरह देखेंगे, बट स्टिल मैंने आपको बता दिया, आपको ये एज इट इज़ नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Acute fever are those which stay in the body for less than 1 week and are characteristics of infectious disease such as malaria and viral related upper respiratory tract infections। बिल्कुल जैसे कि मैंने ऊपर बोला, acute fever में जो कि एक हफ्ते से कम ड्यूरेशन तक रहता है, तो उसके एग्जांपल्स फिर से वही बोले गए हैं कि मलेरिया है या फिर कोई वायरल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। सब एक्यूट फीवर्स यूजुअली स्टे इन द बॉडी फॉर नॉट मोर देन 2 weeks एज कैन बी सीन इन द केस ऑफ टाइफाइड फीवर। फिर से वही बोला जा रहा है कि सब एक्यूट जो कि 2 हफ्तों से कम मतलब 2 हफ्तों तक ही रहता है। तो इसका एग्जांपल जैसे कि हमने देखा टाइफाइड फीवर है, और सिमिलरली क्रॉनिक के बारे में बोला गया, क्रॉनिक फीवर ऑन द अदर हैंड परसिस्टेंट होता है और यूजुअली 2 हफ्तों से ज़्यादा ड्यूरेशन तक देखने के लिए मिलता है। तो इसका एग्जांपल मैंने क्या बोला था, मैंने बोल दिया था, आपको याद रहना चाहिए मैंने क्या बोला था। स्टिल मैं चाहूँगा कि आप ये कमेंट करें कि क्रॉनिक फीवर का एग्जांपल क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं बताऊँगा नहीं, आपको नोट करना है, कमेंट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसल मेटाबॉलिक रेट इज डिस्क्राइब्ड एज द रेट एट विच आवर बॉडी यूजेस एनर्जी व्हेन वी आर रेस्टिंग in order to keep the vital functions such as heartbeat, breathing, etc. going, and are typical of chronic bacterial infections such as viral infection like HIV, cancer, tuberculosis, etc. सो बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है? तो यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है कि बेसल मेटाबॉलिक रेट एक बॉडी का ऐसा रेट है जहाँ पे जो बॉडी की मतलब जब बॉडी, हम समझ लो कि आप रेस्ट कर रहे हो, कहीं पे आप बैठे हुए हो, तो रेस्टिंग कंडीशन में जो वाइटल फंक्शंस है जैसे कि हार्ट बीट हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, इन चीज़ों को कंटिन्यूसली चालू रखने के लिए जो एनर्जी स्पेंड करता है बॉडी, उसको बेसल मेटाबॉलिक रेट बोला जाता है। मैं फिर से बोलूँगा कि बेसल मेटाबॉलिक रेट बॉडी का ऐसा रेट है जब रेस्टिंग कंडीशन में हम लोग जो वाइटल फंक्शंस है जैसे कि हार्ट बीट, ब्रीदिंग वगैरह को एक्टिव रखने के लिए जो एनर्जी खर्च कर रहे हैं, उसको बेसल मेटाबॉलिक रेट कहा जाता है। तो किस रेट पे एनर्जी खर्च हो रहा है, ठीक है, रेट आप समझ सकते हो कि कितना एनर्जी कितने टाइम में, कितना एनर्जी कितने टाइम में, ओके, तो उसको रेट बोला जाता है। तो वही बोला जा रहा है कि और बहुत सारी चीज़ों में हम बेसल मेटाबॉलिक रेट का मतलब जो नॉर्मल कंडीशन में हम देखते हैं BMR, इसको BMR भी बोला जाता है। सो बेसल मेटाबॉलिक रेट नॉर्मल कंडीशन का अगर रेफरेंस ले ले और डिजीज़ कंडीशन में क्या क्या हमें देखने के लिए मिल रहा है, तो इसकी मदद से भी हम डिजीज़ का फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा इन्फेक्शन से पर्सन सफ़र कर रहा है। ठीक है, तो BMR भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बारे में आगे और पॉइंट्स आएंगे इंपॉर्टेंट वाले, मैं बता दूंगा। ठीक है, चलिए तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन द हाइट ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, फीवर कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू लो ग्रेड, मॉडरेट ग्रेड एंड हाई ग्रेड फीवर्स। बिल्कुल, अब टेम्परेचर के मतलब जो कम ज़्यादा हो रहा है फीवर के बेसिस पे, मतलब टेम्परेचर के बेसिस पे जो फीवर को क्लासीफाई किया था हमने, उसके अलावा और एक क्लासिफिकेशन हमें देखने के लिए मिल रहा है जहाँ पे हमने फीवर को 3 क्लासेस में डिफाइन किया है, लो ग्रेड फीवर में, मॉडरेट ग्रेड फीवर में और हाई ग्रेड फीवर। ओके, सो यू वुड ऑब्जर्व दैट लो ग्रेड फीवर डज नॉट गो बियॉन्ड 37.8 डिग्री सेल्सियस एंड इज प्रेजेंट डेली स्पेशली ड्यूरिंग द इवनिंग। तो यहाँ पे लो ग्रेड फीवर को एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि लो ग्रेड फीवर में हमें ये देखने के लिए मिलता है कि जो टेम्परेचर होता है 37.8 डिग्री सेल्सियस से आगे नहीं जाता और डेली प्रेजेंट होता है उस पर्सन में, और यूजुअली हमें इवनिंग में देखने के लिए मिलता है। सो ऐसे टाइप का फीवर को लो ग्रेड फीवर में क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, तो कौन से कंडीशंस मैंने बोले, फीवर जो कि 37.8 डिग्री सेल्सियस से आगे नहीं जाता, डेली प्रेजेंट होता है और उसके साथ साथ इवनिंग में आता है। ठीक है, तो ये लो ग्रेड फीवर है। ट्यूबरकुलोसिस लीड्स टू लो ग्रेड फीवर। तो बिल्कुल यहाँ पे एग्जांपल भी दिया गया है कि ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसा कंडीशन है या फिर एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें हमें लो ग्रेड फीवर देखने के लिए मिलता है। सिमिलरली यू मे कम अक्रॉस फीवर टाइप्स डिस्क्राइब्ड एज सस्टेन्ड और कंटिन्यूस फीवर, इंटरमिटेंट फीवर और रेमिटेंट फीवर। हाँ, इसके साथ साथ और एक क्लासिफिकेशन दिया गया है कि फीवर के और टाइप्स देख सकते हैं, जैसे कि सस्टेंड में क्लासीफाई कर दिया जाता है, सस्टेंड या फिर कंटिन्यूस फीवर भी बोल सकते हैं। उसके बाद इंटरमिटेंट फीवर हो गया और उसके साथ साथ रेमिटेंट फीवर हो गया। इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। चलिए देखते हैं क्या क्या। तो सस्टेंड के बारे में बात किया गया कि सस्टेंड या फिर कंटिन्यूस फीवर इज डिस्क्राइब्ड एज अ फीवर that does not vary more than about 1 degree, that is 1.5 degree Fahrenheit during 24 hours, but no time touch normal.
तो यहाँ पे सस्टेन्ड या फिर कंटिन्यूस फीवर को एक्सप्लेन किया गया है कि ये एक ऐसा टाइप का फीवर है जो कि ज़्यादा वैरी नहीं करता, और यूजुअली हमें 1 डिग्री तक का मतलब चेंज देखने के लिए मिलता है, 1 डिग्री तक का राइज देखने के लिए मिलता है 24 घंटों के दौरान। और ये जो 1 डिग्री टेम्परेचर का राइज है वो 24 घंटे मतलब दिन भर में कभी नॉर्मल टच नहीं करता। मतलब मैं एक आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि मान लीजिए हमारे बॉडी टेम्परेचर हमने क्या पढ़ा, 36 to 37 डिग्री सेल्सियस है, राइट। अगर बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज दैट इज़ 38 डिग्री सेल्सियस रहे और वो दिन भर रहे, तो ऐसे टाइप का फीवर को सस्टेन्ड या फिर कंटिन्यूस फीवर कहा जाता है। ठीक है, मैं होप कर रहा हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अगर समझ आ रहा है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। और उसके साथ साथ प्लीज़ वीडियोस को ज़रूर देखा करें कंटिन्यूसली, क्योंकि मैं देख रहा हूँ व्यूज़ उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यूस फीवर्स आर सीन इन टाइफॉइड, न्यूमोनिया एंड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस अमंग अदर्स। तो कंटिन्यूस फीवर के एग्जांपल्स दिए गए हैं कि कौन से कंडीशंस में हमें ये देखने के लिए मिलता है। तो टाइफाइड में देखने के लिए मिलता है, निमोनिया में देखने के लिए मिलता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में देखने के लिए मिलता है, और बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शन है, बट यहाँ पे हमें यही 3 एग्जांपल्स दिए गए हैं। सच फीवर्स आर कैरेक्टराइज बाय स्लो स्टीप वाइज टेम्परेचर राइज। तो ऐसे फीवर्स को कैरेक्टराइज किया जाता है जो कि स्लोली टेम्परेचर बढ़ाते हैं, क्योंकि हमने देखा सिर्फ 1 डिग्री का टेम्परेचर राइज है। तो वही बोला जा रहा है कि स्लो स्टीप वाइज टेम्परेचर राइज देखने के लिए मिलता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आगे है इंटरमिटेंट फीवर इज डिफाइंड एज फीवर प्रेजेंट ओनली फॉर सेवरल आवर्स ड्यूरिंग द डे। अच्छा, तो इंटरमिटेंट फीवर को यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऐसा टाइप का फीवर है जो कि केवल कुछ घंटों के लिए टेम्परेचर राइज हमें बॉडी में देखने के लिए मिलता है। मतलब आप समझ सकते हो, या फिर 2 या फिर 3 घंटे के लिए, दिन भर में सिर्फ 2 या 3 घंटे के लिए टेम्परेचर राइज देखने के लिए मिलता है, और उसके बाद बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। तो ऐसे टाइप के फीवर को इंटरमिटेंट फीवर कहा जाता है। दिस पैटर्न यू मे नोटिस इन ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया एंड पायरोजेनिक इन्फेक्शन। तो ऐसे पैटर्न का जो फीवर है हमें ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया और पायरोजेनिक इन्फेक्शन में देखने के लिए मिलता है। मलेरिया और पायरोजेनिक इन्फेक्शन सेम ही है, मैंने ऐड कर दिया बट सेम है, आपको नोट करना। मलेरिया और पायरोजेनिक इन्फेक्शन, वो आपको पूछ सकते हैं कि पायरोजेनिक इन्फेक्शन कौन से टाइप का फीवर में आता है। ठीक है, तो आपको एग्जांपल्स भी नोट करते जाना है, उसके साथ साथ जो मैंने ऑरेंज कलर से अंडरलाइन किए हैं उनको आपको याद करते जाना है। तो फीवर के टाइप्स और उसके एग्जाम्पल्स आपको एज इट इज़ नोट करने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है रेमिटेंट फीवर ऑन द अदर हैंड इज डिफाइंड एज फीवर विथ डेली फ्लक्चुएशन एक्सीडिंग 2 डिग्री सेंटीग्रेड बट नो टाइम टचेस नॉर्मल। तो रेमिटेंट फीवर का एक्सप्लेन किया गया है। सो रेमिटेंट फीवर एक ऐसा टाइप का फीवर है जो कि फ्लक्चुएट होता रहता है। ओके, डेली फ्लक्चुएशंस हमें देखने के लिए मिलते हैं। 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा भी टेम्परेचर चला जाता है और कभी भी नॉर्मल टच नहीं करता। तो ऐसे टाइप के फीवर को रेमिटेंट फीवर कहा जाता है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स भी हमें देखने के लिए मिलेंगे आगे। दिस काइंड ऑफ फीवर इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद इन्फेक्शियस डिजीजेस सच एज रिकेट्शिया इन्फेक्शन, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। सो आप देख सकते हो कि रिकेट्शिया और एंडोकार्डाइटिस के बारे में हमने तो नहीं पढ़ा, बट स्टिल आप एज इट इज़ इनको याद कर लीजिए, क्योंकि इनके एक्सप्लेनेशन हमें नहीं देखने के लिए मिल रहे। सो एज इट इज़ प्लीज़ इसको याद कर लीजिए, आपको पूछ लेंगे डायरेक्टली। ठीक है, लुकिंग एट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फीवर वी शैल फोकस नेक्स्ट ऑन फीवर मैनेजमेंट विथ स्पेशल रेफरेंसेस टू डाइटरी मैनेजमेंट। सो जैसे कि हमने ऊपर क्लासिफिकेशंस देखे फीवर के, तो आगे आने वाले पोर्शंस में हम देखेंगे कि कैसे इस फीवर को मैनेज किया जा सकता है, और ज़्यादातर डाइटरी मैनेजमेंट से इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, डाइट यू वुड ऑब्जर्व प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फीवर मैनेजमेंट। बिल्कुल, डाइट जैसे कि हम जानते हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फीवर मैनेजमेंट, या फिर किसी भी डिसऑर्डर या फिर कोई भी पर्सन सफ़र कर रहा है, उसका डाइट उसके डिजीज़ को या फिर किसी भी कंडीशन को अच्छा करने के लिए डाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, ओके। As the body temperature rises above normal, several metabolic changes occur in the body that increases the nutritional needs. A brief review of these conditions is discussed further. बिल्कुल, जैसे जैसे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता जाता है उसके साथ साथ काफ़ी सारे मेटाबॉलिक चेंजेस हमें बॉडी में देखने के लिए मिलते हैं, और जो न्यूट्रिशनल नीड है वो भी वैरी करने लगता है। सो इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बस यहाँ पे बोल दिया गया कि क्या क्या है। तो मेटाबॉलिक चेंजेस ड्यूरिंग फीवर, तो फीवर के दौरान कौन से मेटाबॉलिक चेंजेस हमें देखने के लिए मिलते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे।
काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पे भी दिया गया है कि पॉइंट्स के फॉर्मेट में दिया गया है, आपको देखते जाना और समझते जाना है, ठीक है। यूजुअली फीवर इज कैरेक्टराइज बाय सर्टन मेटाबॉलिक चेंज। Higher the temperature, longer the duration of the fever, more is the ill effect. The common effects include, तो बिल्कुल फीवर कैरेक्टराइज किया जाता है मतलब कोई भी मेटाबॉलिक चेंज, मतलब फीवर के कारण क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ तो बॉडी का जो नीड्स है वो भी तो बढ़ता जाएगा ना। तो वही मेटाबॉलिक चेंजेस के टर्म्स में भी फीवर को डिफाइन किया गया। तो फीवर इज डिफाइंड बाय कैरेक्टराइज बाय मेटाबॉलिक चेंजेस। ओके, सो इसमें हमें हाई टेम्परेचर देखने के लिए मिलता है, लॉन्ग ड्यूरेशन का फीवर भी हो सकता है और इसके इफेक्ट्स भी होते हैं। तो इसके इफेक्ट्स क्या है और इसको कैसे मैनेज किया गया उसके बारे में आगे दिए गए पॉइंट्स में देखेंगे, ठीक है। चलिए तो पहला पॉइंट देखते हैं, इंक्रीज इन द बेसल मेटाबॉलिक रेट विच इज़ BMR। नोट देर इज़ 13% इंक्रीज इन BMR विथ एवरी 1 डिग्री राइज इन बॉडी टेम्परेचर और 7% विथ एवरी 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ओके, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि पहला पॉइंट बोला जा रहा है कि बेसल मेटाबॉलिक रेट का इंक्रीज़ के बारे में बोला गया है। तो यहाँ पे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैंने ऑरेंज कलर से अंडरलाइन किया, बोला गया है कि हर 13% इंक्रीज इन BMR से, मैं फिर से बोलना चाहूँगा, उल्टे पॉइंट्स में दिया गया है कि हर 1 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर में जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो 13% से बढ़ जाता है, ठीक है। मैंने क्या बोला, हर 1 डिग्री टेम्परेचर राइज से जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो 13% से इंक्रीज हो जाता है। तो यही यहाँ पे बोला गया और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एज इट इज़ पूछ देते हैं एग्जाम में। PYQs में हम देखेंगे आगे आने वाली वीडियोज़ में कि ये एज इट इज़ क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। और 7% इंक्रीज़ या फिर 7% इंक्रीज़ के बारे में तो उतना आप नहीं पकड़ो, क्योंकि बस अदर टर्म्स में उसको डिफाइन किया गया है। बट जो ऊपर का मैंने ऑरेंज कलर से अंडरलाइन किया है वो आपको एज इट इज़ याद कर लेना है, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं, डिक्रीज स्टोरेज ऑफ एडिपोज टिश्यू एंड डिक्रीज ग्लाइकोजन स्टोर्स। बिल्कुल दैट राइज की वजह से बॉडी के जो नीड्स है वो बढ़ने लगती है, इसके जिसके कारण वो अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए बॉडी क्या करता है, जो स्टोर फैट है या फिर एडिपोज टिश्यूज़ है उसको डिग्रेड करने लगता है। उसके साथ साथ जो ग्लाइकोजन होता है जो कि स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड होता है एनिमल्स में, उनको भी डिग्रेड करने लगता है। तो इन दोनों की कमी हमें देखने के लिए मिलती है। अगला पॉइंट है इंक्रीज्ड कैटाबॉलिज्म विच इज ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स स्पेशली इन केस ऑफ मलेरिया, टाइफॉइड, ट्यूबरक्लोसिस फीवर। दिस लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट विच लेज एडिशनल स्ट्रेस ऑन किडनीज। बिल्कुल, अब जैसे कि हमने देखा कि कैटाबॉलिज्म बढ़ गया था, ऊपर के पॉइंट में भी उससे पता लग रहा है। तो कैटाबॉलिज्म बढ़ने के कारण प्रोटीन वगैरह डिग्रेड होने लगता है, और ये जो प्रोटीन का डिग्रेडेशन के बारे में मैंने बात किया, ये स्पेशली हमें मलेरिया, टाइफॉइड, ट्यूबरक्लोसिस फीवर में देखने के लिए मिलता है। सो अब प्रोटीन डिग्रेड हो रहा है तो बहुत सारे क्वांटिटी में, एक्सेस अमाउंट में हमें बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट देखने के लिए मिलता है, जो कि एक एडिशनल स्ट्रेस प्रोड्यूस कर देता है किडनीज को, उसको फिल्टर आउट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे रिलेटेड है मेटाबॉलिज्म फीवर से, काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। अगला पॉइंट है इंक्रीज्ड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन एक्सेट्रा थ्रू स्वेट, यूरिन, वॉमिटिंग लीड्स टू इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। बिल्कुल, अब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या करेगा बॉडी, तो बॉडी उसके अगेंस्ट स्वेट वगैरह प्रोड्यूस करता है, यूरिनेशन होता है, वॉमिटिंग होती है। तो इन सारी चीज़ों से जो बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस होता है वो भी हिल जाता है, जिसके कारण जो बॉडी की कंडीशन है और ख़राब हो जाती है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन, ये सारे फ्लूइड्स के थ्रू रिलीज हो जाते हैं और उनका इम्बैलेंस हो जाता है बॉडी में। ओके, तो अगला देखते हैं, एक्सेलरेटेड लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ एक्सेसिव स्वेट एंड यूरिन फॉर्मेशन। बिल्कुल, ऊपर के पॉइंट को ही बस इन्होंने एक अलग पॉइंट से दिया गया है कि एक्सेसिव लॉस ऑफ स्वेट या फिर यूरिन हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अगला पॉइंट है लॉस ऑफ एपेटाइट लिमिट्स द फूड इनटेक दस लीडिंग टू वेट लॉस। बिल्कुल, अब फीवर के कारण जो भूख लगने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है, तो उसके कारण जो पर्सन का वेट है वो भी कम होने लगता है, तो वेट लॉस भी सफ़र करता है पर्सन, वही बोला गया। अगला है डिक्रीज इन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट लाइक वाइटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स। बिल्कुल, जो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन है उसका रेट भी या फिर उसकी जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो भी कम हो जाती है, वाइटामिन्स की, मिनरल्स की, प्रोटीन्स की। तो ये भी हमें देखने के लिए मिलता है। तो आप देख सकते हो कैसे मेटाबॉलिकली फीवर अफेक्ट कर रहा है हमारे बॉडी को। द अबाउ चेंजेस accompanied by muscle ache, headache, chills and shivering, sweating, loss of appetite, general weakness, irritability, dehydration experienced during fever may have a serious effect on the nutritional status of individual। तो ये सारे कंडीशन जो कि हमने ऊपर देखा, जो भी मैंने अभी रीड किया, ये सारे चीज़ें जो बॉडी का न्यूट्रिशनल स्टेटस है इंडिविजुअल का,
अफेक्ट कर देता है, सीरियसली अफेक्ट करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दस फीवर मैनेजमेंट बिकम्स क्रिटिकल, तो फीवर का मैनेजमेंट काफ़ी क्रिटिकल हो जाता है। ठीक है, इन द नेक्स्ट सेक्शन वी शैल लुक एट द डाइट थेरेपी फॉर फीवर मैनेजमेंट। वी शैल फर्स्ट कंसिडर द डाइटरी मैनेजमेंट इन सब एक्यूट फीवर फॉलोड बाय डाइटरी मैनेजमेंट फॉर क्रॉनिक फीवर। बिल्कुल, अब आगे आने वाले पोर्शंस में हम डाइटरी मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे, और उससे पहले और उसके बारे में ये भी बोला है कि पहले हम सब एक्यूट फीवर के बारे में देखेंगे और उसके बाद हम क्रॉनिक फीवर पे शिफ्ट होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Dietary management of subacute fever. Typhoid is a serious health threat in the developing countries such as India, especially for children. बिल्कुल, टाइफॉइड एक काफ़ी सीरियस हेल्थ कंडीशन हो गया डेवलपिंग नेशंस में, क्योंकि डेवलपिंग नेशंस में बहुत सारे मतलब हाइजीनिक कंडीशंस हमें देखने के लिए मिलते नहीं हैं। तो इसका एग्जांपल इंडिया तो दिया ही गया है, और स्पेशली चिल्ड्रंस काफ़ी प्रोन होते हैं ऐसे इन्फेक्शंस के लिए, इसलिए इन्होंने ये बोला गया है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट या फिर सीरियस थ्रेट बन गया था टाइफॉइड। We have already learnt that typhoid is a subacute continuous fever that can last for about 14 days. बिल्कुल, हमने ऊपर जो फ्लो चार्ट देखा था उसमें ही देख लिया था कि टाइफॉइड एक सब एक्यूट टाइप ऑफ फीवर है, सब एक्यूट कंटिन्यूस टाइप ऑफ फीवर है। ठीक है, सब एक्यूट कंटिन्यूस टाइप ऑफ फीवर है जो कि लास्ट करता है 14 डेज तक। टाइफॉइड इज कॉज्ड बाय अ सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया एंड इज ऑल्सो कॉल्ड एंटेरिक फीवर एज द बैक्टीरिया और द इन्फेक्शन इज फाउंड इन द इंटेस्टाइन। बिल्कुल, तो टाइफॉइड एक बैक्टीरिया द्वारा होता है जिसका नाम है सैल्मोनेला टाइफी, और जो टाइफॉइड है इसको एंटेरिक फीवर भी कहा जाता है, क्योंकि जो इसका जो इन्फेक्शियस पैथोजन है वो इंटेस्टाइन में देखने के लिए मिलता है, इसलिए इसको एंटेरिक फीवर भी कहा जाता है। तो आपको नोट कर लेना है कि टाइफॉइड को एंटेरिक फीवर भी कहा जाता है। ठीक है, टाइफॉइड इज ऑल्सो नोन एज एंटेरिक फीवर। एज इट इज़ आपको पूछ देंगे कि डिफाइन एंटेरिक फीवर। अब आपको पता ही नहीं होगा कि एंटेरिक फीवर और टाइफॉइड सेम है, इसलिए आपको ये नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइफॉइड फीवर स्प्रेड्स थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर और ओकेजनली थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद समवन हु इज़ इन्फेक्टेड। हाँ, तो टाइफॉइड इन्फेक्शन कैसे स्प्रेड होता है? तो टाइफॉइड फीवर स्प्रेड होता है कंटेमिनेटेड कंजम्पशन से, कंटेमिनेटेड फूड और वाटर के कंजम्पशन से, या फिर जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी ये इन्फेक्शन फैल सकता है। द मोड ऑफ स्प्रेड ऑफ दिस इन्फेक्शन इज थ्रू। आगे देखते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ फीकल ओरल रूट हेयर। Note: Salmonella typhi is passed in the feces and sometimes in the urine of the infected people. ओके, तो हमने ऊपर देखा कि कैसे ये स्प्रेड होता है इन्फेक्शन फीकल ओरल रूट के थ्रू। सो आगे ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि फीकल ओरल रूट का मतलब क्या है। तो पहला नोट हमें दिया गया कि साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया है जिसको हमने देखा, जो कि टाइफॉइड इन्फेक्शन को कॉज कर रहा है या फिर डिजीज़ को कॉज कर रहा है, तो ये पास होता है, मतलब इन द सेंस आप समझ सकते हो कि बॉडी से जो एग्जिट करने का रूट होता है वो फीसेस या फिर यूरिन के थ्रू रिलीज़ किया जाता है। ओके, फीसेस या फिर यूरिन के थ्रू रिलीज़ किया जाता है, और इस रूट के थ्रू भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसलिए ये इन्फेक्शन कॉज कर इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है फीकल ओरल रूट के थ्रू, क्योंकि फीसेस में जो बैक्टीरिया है वो तो प्रेजेंट होगा ही, क्योंकि ये हमने देखा पहले कि एंटेरिक फीवर, तो एंटेरिक फीवर जैसे कि उसका जो पैथोजन है वो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है। सो इंटेस्टाइन से होते वो रेक्टम से पास आउट होता है, तो फीसेस तो हो गया, उसके साथ साथ ही यूरिन में भी पाया जाता है। सो ये दोनों रूट के थ्रू ये इन्फेक्शन एक्सप्लेन करता है, मतलब इन्फेक्शन स्प्रेड करता है। तो वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कैन बी ड्रिंकिंग वाटर और मिल्क और एनी अदर फूड कंटेमिनेटेड बाय इंटेस्टाइनल कंटेंट थ्रू फीसेस, यूरिन और ऑफ द पेशेंट और बाय फ्लाइज एंड दैट ट्रांसमिट द डिजीज। बिल्कुल, तो इसके बारे में तो हमने देखा, फीकल ओरल रूट के बारे में तो देखा ही। इसके साथ साथ इसका सोर्स ड्रिंकिंग वाटर हो सकता है, मिल्क हो सकता है, या फिर कोई भी ऐसा फूड आइटम जो कि कंटेमिनेटेड हो इंटेस्टाइनल कंटेंट से या फिर इन्फेक्टेड पर्सन के कंटेंट से, फीसेस वगैरह, यूरिन वगैरह से जो कंटेमिनेटेड फूड वगैरह है इन्फेक्टेड पर्सन के, तो ये इन चीज़ों से भी ये पेशेंट मतलब स्प्रेड कर सकता है। ठीक है, और उसके साथ साथ जो फ्लाइज वगैरह, मक्खियाँ वगैरह हम देखते हैं घर में, तो वो भी काफ़ी हद तक उन स्टूल्स पे जाके बैठती है और फिर हमारे फूड में आके बैठ जाती है। तो उस तरह से भी आप देख सकते हो कि डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो रहा है डिसऑर्डर का, इन्फेक्शियस एजेंट का। तो ठीक है, तो यहाँ पे वो भी बताया गया है। आगे देखते हैं। वी कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट द इन्फेक्शन इफ़ वी ईट फूड हैंडल्ड बाय समवन विद टाइफॉइड फीवर हु हैज़ नॉट वॉश्ड देयर हैंड्स केयरफुली आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। बिल्कुल,
अब यहाँ पे फिर से वही बात बोली जा रही है कि जो टाइफाइड का इन्फेक्शन है, इसका इन्फेक्शन उन लोगों द्वारा भी स्प्रेड हो सकता है जो कि टाइफाइड फीवर से इन्फेक्टेड हो, और फूड वगैरह को, मतलब फूड वेंडर्स वगैरह होते हैं ना, अगर वो लोग भी टाइफाइड से सफ़र कर रहे हो और वहाँ पे जाके आप कुछ खा रहे हो, तो उससे भी टाइफाइड स्प्रेड हो सकता है। क्योंकि वो लोग अगर आप तो जानते हैं स्टॉल्स वगैरह जो बाहर रहते हैं नॉर्मली, वो हाइजीनिक कंडीशंस मेंटेन नहीं करते, और वॉशरूम वगैरह टॉयलेट वगैरह यूज़ करने के बाद वो हाथ भी नहीं धोते। सो उसके कारण जो टाइफाइड फीवर है वो भी स्प्रेड हो जाता है उसमें। ठीक है, आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ? बेसिकली वही फीकल ओरल रूट के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है कि कैसे स्प्रेड हो रहा है टाइफाइड। टाइफाइड के बारे में अगर आपने बायोलॉजी तो लिया ही होगा ज़रूर, तो बायो में भी हमें दिया है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है। टाइफाइड मेरी का कंसेप्ट भी दिया गया, तो आप रिलेट कर सकते हो क्योंकि काफ़ी चीज़ें यहाँ पे भी रिलेटेड है। ठीक है, तो आपको ज़रूर हेल्पफुल होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अ पेशेंट विद टाइफाइड विल यूजुअली सफ़र। अच्छा, तो यहाँ पे बोला जा रहा है जो पेशेंट टाइफाइड से सफ़र कर रहा हो तो यूजुअली किन चीज़ों से सफ़र करेगा। तो पहला पॉइंट दिया गया है, हाई फीवर होगा, हेडेक होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, नौशिया और वॉमिटिंग। तो ये सारे जनरल सिम्टम्स दिए गए कि किस किस चीज़ों से पेशेंट सफ़र करता है टाइफाइड इन्फेक्शन होने के बाद। सब कुछ बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल है। दूसरा पॉइंट है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम लाइक एब्डोमिनल पेन एंड आइदर डायरिया और कॉन्स्टिपेशन। बिल्कुल, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में जो भी एब्डोमेन होगा, पेट में दर्द वगैरह देखने के लिए मिलता है, और उसके साथ साथ जो बाकी ट्रैक है, डायरिया वगैरह भी कॉज कर सकता है, क्योंकि डायरिया का कंडीशन हमने पहले ही पढ़ा था कि क्या होता है, एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर थ्रू द बॉडी, और वो स्टूल्स के थ्रू वाटर का लॉस हो जाता है, तो उसको डायरिया बोलते हैं। और उसके साथ साथ कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है कुछ कंडीशंस में, कि पेशेंट बिल्कुल भी स्टूल पास नहीं कर पा रहा, तो ऐसे इश्यूज भी देखने के लिए मिलते हैं टाइफाइड सफ़र करने वाले पेशेंट्स में। ठीक है, तीसरा है इंक्रीज्ड बीएमआर। बीएमआर के बारे में पहले ही बताया, ये डायरेक्टली आपको पूछ सकते हैं। बीएमआर स्टैंड्स फॉर बेसल मेटाबॉलिक रेट, तो बेसल मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ सकता है। अगला है मैसिव लॉस ऑफ लीन बॉडी मास ड्यू टू टिश्यू ब्रेक डाउन लीड्स टू एक्सेसिव नाइट्रोजन लॉस। अब लीन बॉडी मास क्या है, तो लीन बॉडी मास आप इन द सेंस समझ सकते हो कि मसल को बोला जा रहा है, और मसल्स किससे कंस्टिट्यूट होते हैं, प्रोटीन से। तो मसल्स में प्रेजेंट प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन होता है, जिसके कारण जो अल्टीमेटली नाइट्रोजन कंटेंट है उसका लॉस काफ़ी जल्दी से होने लगता है। तो मासिव लॉस ऑफ वेट आप समझ सकते हो इन द सेंस आ रहा है यहाँ से। वेट लॉस भी एक कॉमन सिम्टम यहाँ पे दिए गया है। उसके बाद देखते हैं सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन एडिपोज एंड ग्लाइकोजन टिश्यू स्टोर्ड बिकॉज ऑफ इंक्रीज एनर्जी एक्सपेंडिशन। ओके, तो अब बॉडी का एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, क्योंकि हमने ऊपर वाले पॉइंट में पहले ही देखा कि बीएमआर बढ़ चुका है। तो बीएमआर बढ़ने के कारण जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है बॉडी की वो बढ़ गई है, और हमारा जो एनर्जी का एक्सपेंडिचर है वो भी बढ़ गया है, जिसके कारण बॉडी क्या करता है, अपने बॉडी के नीड को फुलफिल करने के लिए एडिपोज टिश्यू को यूज़ करने लगता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। आपने बायो में पढ़ा ही होगा, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में, कि मल्टीपल पाथवेज होते हैं एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, और एडिपोज पे भी शिफ्ट हो जाता है बॉडी अगर इनफ ग्लाइकोजन कंटेंट या फिर ग्लाइकोजन स्टोरेज कम हो तो। ठीक है, आप समझ रहे होगे मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, ग्लाइकोजन कम होने पे एडिपोज का यूटिलाइजेशन भी करने लगता है, क्योंकि एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ गई है बीएमआर बढ़ने के कारण। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक्सेसिव डायरिया वोमिटिंग लीड्स टू फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइसिस। बिल्कुल, अब डायरिया और वोमिटिंग तो हमने ऊपर पहले ही देख लिया, तो इन दोनों कंडीशन के कारण जो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का लॉस हो रहा है वो भी काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये सारे जनरल सिम्टम्स बोल सकते हो जो कि पर्सन सफ़र करता है टाइफाइड से। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो डाइटरी मैनेजमेंट इन सब एक्यूट फीवर, तो सब एक्यूट फीवर का डाइटरी मैनेजमेंट के बारे में यहाँ पे देखेंगे। चलिए देखते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डाइटरी मैनेजमेंट ड्यूरिंग सब एक्यूट फीवर इज टू। ओके, तो पहला दिया है प्रोवाइड अ न्यूट्रिशियस डाइट टू प्रिवेंट माल न्यूट्रिशन। बिल्कुल, तो पेशेंट को हमें बिल्कुल एक न्यूट्रिशियस डाइट प्रोवाइड करना है ताकि वो पेशेंट माल न्यूट्रिशन से सफ़र ना करे। ठीक है, दूसरा है रिस्टोर पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस एंड रिड्यूस बर्डन ऑन किडनीज। बिल्कुल, अब नाइट्रोजन का बैलेंस भी हमने देखा ऊपर कि नाइट्रोजन का जो कंटेंट है वो भी एक्सेसिव होने के कारण रिलीज आउट कर दिया जा रहा है, तो उसका जो रिस्टोरेशन है वो भी करना पड़ता है ताकि बॉडी बैलेंस में रहे, और जो किडनी पे जो बर्डन बढ़ रहा है उसको भी कम किया जाए। तीसरा है प्रोवाइड रिलीफ टू सिम्टम्स एंड एज एंड व्हेन प्रेजेंट। बिल्कुल, अब सिम्टम्स का रिलीफ देना भी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि पर्सन ऑलरेडी हाई फीवर वगैरह से सफ़र कर रहा है, सो उन सब और हेडेक से भी सफ़र कर रहा है, तो इन दोनों चीज़ों को अगर कंट्रोल कर दिया जाए तो पेशेंट की हालत थोड़ी ठीक रहती है, वो पेशेंट थोड़ा
अच्छा फील करता है, ठीक है। तो सिम्टम्स के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा रिलीफ भी देंगे तो पेशेंट काफ़ी अच्छा फील करेगा। और अगला है करेक्ट एंड मेंटेन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। बिल्कुल, अब डायरिया और वॉमिटिंग जैसी कंडीशन होने के कारण इलेक्ट्रोलाइट और वाटर का तो काफ़ी लॉस हो ही गया था, सो उनको बैलेंस करने की भी काफ़ी ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये सारे हैं। चौथा देखा हमने। अब पांचवा की बात करते हैं। अवॉइड इरिटेशन ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एज में अकर इन टाइफॉइड। बिल्कुल, अब इरिटेशन कैसे अवॉइड कर सकते हैं, इरिटेशन कैसे हो रहा है इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को। अगर टाइफाइड की कंडीशन में आपने कुछ तला हुआ वगैरह खा लिया, ऑयली फूड ज़्यादा खा लिया, सो ये इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को और अफेक्ट कर देता है, क्योंकि बॉडी को काफ़ी सारा एनर्जी यूटिलाइज करना पड़ता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। सो ऐसे चीज़ें उस पीरियड के दौरान आप कंज्यूम ना करें, ताकि जो आपकी कंडीशन है वो काफ़ी हद तक बढ़ सके। तो इन चीज़ों को अवॉइड करना है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे डाइटरी तरीके से भी हम मैनेज कर रहे हैं टाइफाइड फीवर को। काफ़ी अच्छी तरह से अपने को पॉइंट्स में दिए गए हैं, आपको एक एक करके देखते जाना है और पढ़ते जाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे कि कैसे उन्होंने टेबल वगैरह में भी दिया हुआ है, सो टेबल के भी बारे में भी देखेंगे आगे। चलिए, thus the dietary management will focus on providing a diet that contains proteins, high calories, carbohydrate and moderate fat। बिल्कुल। सो ऊपर पॉइंट जो दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो डाइटरी मैनेजमेंट मेजरली फोकस कर रहा है कि जो बॉडी है उसको प्रोटीन प्रोवाइड किया जाए, हाई कैलोरीज दी जाए, कार्बोहाइड्रेट दिया जाए और मॉडरेट अमाउंट में फैट्स भी प्रोवाइड किया जाए। बट वेरी ऑफन द फीवर इज अकम्पेन्ड बाय वोमिटिंग, एनॉक्सिया एंड नौशिया। बिल्कुल, अब फीवर के बाद टाइफाइड के कंडीशन ये है कि फीवर के बाद सब्सिक्वेंटली पेशेंट वॉमिटिंग से भी सफ़र करता है, एनॉक्सिया भी होता है उसको, नौशिया भी फील होने लगता है। सो ये सारे सिम्टम्स आने लगते हैं आगे आगे, ठीक है। यू वुड ऑब्जर्व दैट द पेशेंट हैज़ पुअर एपेटाइट एंड मोरओवर इज अनेबल टू इनटेक फूड। बिल्कुल, अब इन सारे कंडीशंस होने के कारण वॉमिटिंग हो रहा है, ऑलरेडी डायरिया से सफ़र कर रहा है, सो इन सब चीज़ों के कारण जो उसकी भूख की क्षमता होती है वो काफ़ी कम हो जाती है, और जो खाना वो तो काफ़ी कम ही लेता है, ठीक है। सो द डाइट हैज़ टू बी मॉडिफाइड एज पर द पेशेंट्स टॉलरेंस। तो पेशेंट के टॉलरेंस के अकॉर्डिंग हमें डाइट को मॉडिफाई करना पड़ता है, ताकि पेशेंट इजीली उस फूड को कंज्यूम कर सके और वो उसके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक को अफेक्ट ना करे। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है डाइटरी मैनेजमेंट के दौरान। द फूड टेक्सचर गिवन वुड डिपेंड ऑन द पेशेंट्स टॉलरेंस। बिल्कुल, द फूड का टेक्सचर भी अब वैरी तो करेगा ही, क्योंकि पूरे डाइट को अगर हम मॉडिफाई कर सकते हैं तो उसके टेक्सचर को भी देखना हमें ज़रूरी हो जाता है पेशेंट के अकॉर्डिंग, ताकि पेशेंट टॉलरेट कर सके और वो खा सके। इनिशियली लिक्विड और फुल फ्लूइड डाइट में बी प्रोवाइडेड फॉर फ्यू डेज। बिल्कुल, अब हमने पहले भी इसके बारे में पढ़ा था कि कैसे पेशेंट्स को रिकवरी के दौरान फूड को कैसे शिफ्ट करते हैं, फ्लूइड से सॉफ्ट में डालते हैं, सॉफ्ट के बाद धीरे धीरे करके हम उसको नॉर्मल डाइट पे डालते हैं। तो वैसा ही यहाँ पे कंडीशन हमें देखने के लिए मिल रहा है कि इनिशियली पेशेंट को हम लिक्विड या फिर फ्लूइड डाइट पे रखते हैं कुछ दिनों के लिए केवल, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था और पहले वाले जो पढ़े थे हमने चैप्टर्स उसमें भी बताया गया था कि ये देना ज़रूरी हो जाता है, और कम ड्यूरेशन के लिए क्यों देते हैं वो भी बताया गया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें, उसमें बहुत अच्छी तरह से मैंने एक्सप्लेन किया है कि लिक्विड फ्लूइड डाइट वगैरह क्या है, सॉफ्ट पे क्यों शिफ्ट कर रहे हैं, और अल्टीमेटली पेशेंट नॉर्मल डाइट पे कैसे डाल रहा है, ठीक है। एज द पर्सन's appetite improves, a bland diet, low fiber soft diet may be given, which is easy to digest and soothing। बिल्कुल, अब लिक्विड डाइट तो कुछ दिनों के लिए हमने दिया, अब उसके बाद जैसे ही पेशेंट का एपेटाइट इंप्रूव होने लगा तो उस पेशेंट को हमने शिफ्ट कर दिया ब्लांड डाइट पे। तो ब्लांड डाइट भी हमने पहले पढ़ा है, अगर आपने लेक्चर्स कंटिन्यूसली देखते आ रहे हो तो आपको पता होगा कि ब्लांड डाइट कौन से टाइप के फूड आइटम आता है जो कि लो फाइबर कंटेंट हो और सॉफ्ट हो। तो ऐसे टाइप के फूड आइटम्स को इंक्लूड किया जाता है ब्लांड में, और उनका जो क्या बोल सकते हैं स्पाइसेस वगैरह का जो कंटेंट रहता है वो भी काफ़ी कम रखते हैं, क्योंकि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पहले ही अफेक्टेड है और उसको और एग्रेवेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो स्लोली स्लोली हम शिफ्ट कर रहे हैं पेशेंट को ब्लांड डाइट में, आप देख सकते हो। उसके बाद स्लोली द पर्सन में बी आस्क्ड टू टेक नॉर्मल डाइट। अब उसके बाद धीरे धीरे करके उस पेशेंट को नॉर्मल डाइट पे शिफ्ट कर दिया जाता है। तो ये एक बिल्कुल आप समझ सकते हो कि हायरार्की टाइप है, कि पहले हम लिक्विड डाइट पे डालेंगे, उसके बाद देन विल वी शिफ्ट द पेशेंट टू ब्लांड डाइट और सॉफ्ट डाइट, और उसके बाद हम धीरे धीरे करके उसको नॉर्मल डाइट पे शिफ्ट कर देते हैं। तो इस तरह से पेशेंट की कंडीशन को मेंटेन किया जाता है, डाइटरी मैनेजमेंट की जाती है, ठीक है। द मेन आइडिया इज टू एनकरेज द पेशेंट टू ईट प्रॉपरली सो एज टू मीट द इंक्रीज न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। तो इसका मेन आइडिया वही है कि पेशेंट को इनकरेज किया जाए कि वो अच्छी तरह से खाना खाए और जो उसकी बॉडी की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। फीडिंग सेवरल टाइम्स अ डे नीड टू बी इनकरेज। बिल्कुल, अब नॉर्मली हम लोग क्या 3 टाइम ही खाना खाते हैं ना, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, बट
पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग अब वो एक टाइम में ज़्यादा खाना नहीं खा पा रहा, इसलिए उसको थोड़ी थोड़ी पीरियड में मतलब दिन में कई बार उसको खिला सकते हैं ताकि उसकी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए और वो ज़्यादा मतलब उसको फोर्स भी ना करना पड़े कि इसी पीरियड में आपको ज़्यादा खाना है। सो ये भी देखा जाता है, मतलब बहुत बार दिन में खिला सकते हैं। न्यूट्रिएंट नीड ड्यूरिंग टाइफॉइड एंड हाउ टू मीट देम इज़ फोकस इन डिस्कस नेक्स्ट। बिल्कुल, अब न्यूट्रिएंट डाइट वगैरह कैसे दिया जाता है, न्यूट्रिएंट नीड को कैसे पूरा किया जाता है टाइफॉइड के केस में, आगे आने वाले सेक्शंस में हमें देखने के लिए मिलेगा, जो कि टेबल 5.1 में दिया गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने पहले ही मार्क कर दिया है, सैम्पल मील प्लान है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट एज आप समझ सकते हो कि एक बस हमें सैम्पल दे दिया है कि कैसे डाइट होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आपको एज इट इज़ इसको याद कर लेना है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार देख लो क्या क्या दिया गया है, ठीक है। अब अर्ली मॉर्निंग में बोला गया तो कोकोनट वाटर दे सकते हैं, लिक्विड डाइट पे अगर पेशेंट हो ग्लूकोज बिस्किट दे सकते हैं। उसके अमाउंट भी आप देख सकते हो, राइट साइड में दिया गया है। अमाउंट वैसे यूजुअली वैरी करता है क्योंकि हमने देखा कि टाइम टू टाइम देना है। सो अमाउंट बस आप एक बार देख लो, मैं मेन्यू एक्सप्लेन कर देता हूँ। ब्रेकफास्ट में आप पोटैटो सैंडविच दे सकते हो बटर के साथ, बनाना पास्चराइज स्किन मिल्क दे सकते हो। 10 बजे फिर दिया गया है बटर मिल्क सूजी उपमा दे सकते हो। फिर मिड मॉर्निंग में दैट इज़ 12 बजे नून को क्लियर दाल सूप दे सकते हो। लंच में फिर खिचड़ी दे सकते हैं, सॉफ्ट वेजिटेबल्स लौकी टिंडा पम्पकिन पोटैटो वगैरह का। फिर वॉश दाल कर्ड दे सकते हैं कुकिंग ऑयल वगैरह के डाल के, ठीक है। फिर इवनिंग टी के दौरान टी और शुगर दे सकते हैं, उसके बाद ग्लूकोज बिस्किट दे सकते हैं उनको। इवनिंग स्नैक के दौरान लेमन वाटर दे सकते हैं, स्ट्यू एप्पल दे सकते हैं। डिनर में बॉयल्ड रास्ट सॉफ्ट वेजिटेबल्स वॉश दाल कर्ड कुकिंग ऑयल दे सकते हैं। बेड टाइम में एप्पल जूस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छी तरह से हमें एक सैम्पल मील प्लान दिया गया है कि कैसे पेशेंट को कंडीशन को मेंटेन करते हुए डाइट भी काफ़ी अच्छे हद तक दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में इंपॉर्टेंट के बिल्कुल आगे 1600 किलो कैलोरीज डाइट चार्ट दिया गया है। तो ये आपको पूछ सकते हैं कि मतलब डाइट कैटेगरी इन द सेंस एमसीक्यू टाइप आप समझ सकते हो कि वो पूछ सकते हैं कि कौन सा किलो कैलोरी वाला डाइट सूटेबल है फॉर टाइफॉइड पेशेंट। तो आपको याद रखना है 1600 किलो कैलोरीज वाला डाइट चार्ट। बस काफ़ी बेसिक है, एक बार बस हमने देख लिया कि क्या दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। Following the dietary conditions considerations highlighted in table 5.1, we hope you should in a position to plan a diet for a typhoid patient. अब इन्होंने वही बोल दिया कि 5.1 के टेबल देखने के बाद अब ये वो होप कर रहे हैं कि हम एक डाइट प्लान किसी टाइफॉइड पेशेंट के लिए डिज़ाइन कर सकते हैं। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, हमने देख ही लिया कि कैसे उन्होंने डाइट प्लान हमें दिया है और उसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट के लिए एक डाइट प्लान बना सकते हैं। सो एज ए एक्टिविटी आप ले सकते हो, एक डाइट प्लान क्रिएट कर सकते हो जो भी लोकल फूड आइटम्स आपके अराउंड अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग। सो ज़रूर अगर आप चाहें तो एक सैम्पल मील प्लान ट्राई कीजिए टाइफॉइड पेशेंट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। डूज एंड डोंट्स एंड अ लिस्ट ऑफ व्हाट फूड आइटम्स डू गिव एंड विच टाइप ऑफ फूड टू अवॉइड एज हाईलाइटेड हियर विथ यू कैन कंसल्ट द लिस्ट वाइल प्लानिंग द डाइट। अब बस डूज एंड डोंट्स के बारे में बताया गया है कि टाइफॉइड पेशेंट्स के केस में कौन से मतलब चीज़ें देने हैं और कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। ये भी काफ़ी बेसिक है, बस एक बार हम देख लेंगे क्या दिया गया है। टोटल 6 पॉइंट्स है, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। फूड आइटम्स टू इंक्लूड, तो इंक्लूड करने वाले फूड आइटम्स कौन से दिए गए हैं। पहला है प्लेंटी ऑफ फ्लूइड लाइक जूसेस सूप्स कोकोनट वाटर इलेक्ट्रोलाइट बार्ली एंड सूप। बिल्कुल, अब फ्लूइड लॉस हुआ है तो उसको फुलफिल करने के लिए जूसेस वगैरह तो देना ही होगा। अब पहला देखते हैं इसका अवॉइड करने की चीज़ों में। सो इसमें पहला गया हाई फाइबर फूड लाइक वोल ग्रेन सीरियल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स, एग्जांपल वोल व्हीट फ्लोर, वोल व्हीट ब्रेड, ओट्स एंड क्रैक्ड व्हीट, वोल पर्सेल्स एंड पल्सेस एंड विथ हस्क। तो ये सारे हाई फाइबर वाले कंटेंट अवॉइड करने हैं क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी उसका बॉवल मूवमेंट काफ़ी हद तक हिला हुआ है और वो इन सब चीज़ों के खाने की हालत में नहीं है। सो ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। दूसरा क्या है, मिल्क एंड मिल्क बेस्ड बेवरेजेस, बिल्कुल दूध दीजिए उनको, दूध वगैरह के साथ उनके बेवरेजेस पनीर वगैरह खिलाइए, तो वो उनके जो न्यूट्रिशियस नीड है बॉडी की उसको भी फुलफ़िल करेगा और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक को भी अफेक्ट नहीं करेगा। अब कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, ऑल रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स विथ हार्ड स्किन और फाइबर सच एज ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स शुड बी अवॉइडेड। बिल्कुल, अब सारे वेजिटेबल्स, सारे रॉ रॉ नहीं बोल सकते, बट ऐसे रॉ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जिनका हार्ड स्किन हो और या फिर हाई फाइबर कंटेंट हो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, इनको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इसमें भी फाइबर कंटेंट हाई है। जस्ट अ मिनट, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट, ब्लांट,
well cooked, well mashed, sieve, soft, semi solid fluid like खिचड़ी, rice and curd, सूजी, खीर, कस्टर्ड एक्सेट्रा शुड बी गिवन। बिल्कुल। अब ब्लांड डाइट के बारे में ऊपर हमने पहले ही देख लिया कि ये सारी चीज़ें देनी चाहिए ताकि उसकी कंडीशन अच्छी हो। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें देगी कि कौन से चीज़ें देनी है और अवॉइड क्या करना है, स्ट्रांगली फ्लेवर्ड वेजिटेबल्स। बिल्कुल। अब ब्लांड डाइट देना है तो ऑब्वियस सी बात है कि स्ट्रांगली फ्लेवर्ड वाले कंटेंट हमें नहीं देने हैं, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे दिया गया, कैबेज, कैप्सिकम, टर्निप, रेडिश वगैरह आपको अवॉइड करना है। फोर्थ दिया है लो फाइबर फूड सच एज रिफाइंड सीरियल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। बिल्कुल। अब लो फाइबर वाली चीज़ें हमें देनी चाहिए क्योंकि वो फाइबर कंटेंट ऑलरेडी पेशेंट की बाउल मूवमेंट को अफेक्ट कर रहा होता है, तो लो फाइबर वाली चीज़ें देंगे तो पेशेंट अच्छी तरह से उसको डाइजेस्ट कर पाएगा और उसके न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को भी पूरा कर पाएगा। सो मैदा वगैरह, रवा, ब्रेड, राइस, ये सब चीज़ें आपको इंक्लूड करने हैं। ठीक है। और क्या अवॉइड करना है, थिक क्रीमी सूप। थिक क्रीमी सूप क्यों अवॉइड करना है, क्योंकि फिर से वही बात है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक को ये अफेक्ट करेगा और डाइजेशन में काफ़ी एनर्जी का रिक्वायरमेंट हो जाएगा। बीएमआर ऑलरेडी पेशेंट का बढ़ा हुआ है तो ये चीज़ अवॉइड करनी है। अगला है फूड प्रोवाइडिंग प्रोटीन एंड हाई बायोलॉजिकल वैल्यू, एग्जांपल एग्स, सॉफ्ट चीजेस, टेंडर मीट, फिश, पोल्ट्री एक्सेट्रा। बिल्कुल। अब पेशेंट ऑलरेडी प्रोटीन लॉस से सफ़र कर रहा है तो हाई प्रोटीन वाला डाइट देंगे तो उसकी प्रोटीन लॉसेस को काउंटर कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड करनी है। वेराज फ्राइड फैटी फूड सच एज समोसा, पकौड़ा, पूरी, पराठा, ये सब चीज़ें अवॉइड करने हैं। बिल्कुल। फिर से वही बात, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट वाली बात यहाँ पे बोल सकते हो। अगला है सिक्स पॉइंट, प्लेन जिलेटिन बेस्ड डिजर्ट, शुगर, हनी, कैंडी, ये सब चीज़ें देनी है क्योंकि पेशेंट थोड़ा अच्छा फील गुड होगा उसका, और शुगर से तो आप समझ सकते हो ग्लूकोज कंटेंट थोड़ा बढ़ेगा उसकी बॉडी में, तो ये अच्छी चीज़ें जो कि देनी चाहिए। वेराज स्वीट कंसनट्रेटेड फूड यूजिंग एक्सेसिव वोल मिल्क, डेयरी फैट इंक्लूडिंग हलवाज, लड्डूज, पेस्ट्रीज वगैरह, ये सब चीज़ें क्यों नहीं बोल रहे, आप फिर से वही समझ सकते हो कि हलवा वगैरह में आप ऑयल वगैरह डाल रहे हो, घी डाल रहे हो, ऑलरेडी उसकी कंडीशन ख़राब है और उसमें भी आप घी खिला रहे हो तो उसकी कंडीशन और ख़राब हो सकती है, तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है। एसिडिक, स्पाइसी वगैरह, फिर से वो बोल रहे हैं स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स अफेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे आप देखना, हमने देखा कि कैसे कौन से फूड आइटम्स इंक्लूड करने हैं और कौन से एक्सक्लूड करने हैं और कंप्लीटली अवॉइड करने हैं। काफ़ी अच्छी तरह से हमें एक टेबल के फॉर्म में दिया गया है, बस एक बार आप रीड कर लोगे आपको समझ आ जाएगा कि क्या बेसिक यहाँ पे बोला गया है। उतना कुछ खास है नहीं यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए, इसलिए मैंने इसको आपको जल्दी में पढ़ा दिया, बट स्टिल आप एक बार आप रीड करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन एडिशन टू द लिस्ट प्रोवाइडेड इन टेबल 5.2 सम डूज एंड डोंट्स बेसिक टिप्स आर प्रेजेंटेड इन 5.3। बिल्कुल। अब डूज एंड डोंट्स के बारे में देखेंगे। डोंट्स है क्या, डूज एंड डोंट्स बेसिकली आप समझ सकते हो कि क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ये तो ऑब्वियस से समझ में आ रहा है, बट आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि क्या दिया गया है टेबल में। ठीक है, पढ़ते हैं। पहला पॉइंट डूज का, ऑलवेज वॉश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड क्लीन वाटर बिफोर ईटिंग। बिल्कुल। अब कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर के कंजम्पशन से अगर वो पर्सन अफेक्ट हुआ है, इन्फेक्ट डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें हमें साफ़ करके लेनी चाहिए ना। तो वही बोला गया कि वॉश करके खाना है सब्जियां वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, और क्लीन पानी पीना है। डोंट्स में क्या है, अवॉइड प्लेसेस दैट डू नॉट मेंटेन हाइजीन। बिल्कुल, हाइजीनिक प्लेसेस जहाँ पे नहीं है वो अवॉइड करना है। दूसरा क्या बोला है डूज में, वॉश हैंड्स फ्रिक्वेंटली पर्टिकुलरली बिफोर ईटिंग और प्रिपेयरिंग फूड एंड आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। बिल्कुल। अब कुछ भी फूड से रिलेटेड काम करने से पहले आपको अच्छी तरह से हाथ धो लेना है ताकि बिल्कुल जो स्प्रेड हो रहा है इन्फेक्शन उसको अवॉइड किया जा सकता है। और डोंट्स में क्या है, डोंट बाय ओपन एंड कट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम स्ट्रीट वेंडर्स। ऐसे फ्रूट्स वगैरह आपको नहीं बाय करने जो कि मतलब ओपन कट किया गया है, और वेंडर्स वगैरह ऐसे ही आपने देखा होगा कि नॉर्मली जब हम फ्रूट्स वगैरह लेने जाते हैं तो वो वेंडर आपको कट करके खिलाता है, तो ये चीज़ें अवॉइड करने क्योंकि वो बहुत देर से ओपन है और वो इन्फेक्टेड भी हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। काफ़ी अच्छे तरह से यहाँ पे डूज एंड डोंट्स बोले गए। तीसरा पॉइंट देखते हैं डू का, ड्रिंक वाटर दैट हैज़ बीन बॉइल्ड, फिल्टर्ड एंड ट्रीटेड। बिल्कुल, बॉइल्ड वाटर, क्लीन वाटर, वही सारी चीज़ें बोली जा रही फिर से बार बार कि आपको क्लीन वाटर कंज्यूम करना है। और डोंट्स में क्या है, डू नॉट ईट अनवॉश्ड और अनपील्ड फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। बिल्कुल। अब बिना धोए हुए फल वगैरह, फ्रूट वगैरह आपको अवॉइड करने, वेजिटेबल्स अवॉइड करने। चौथा डूज में है, कंज्यूम 3 to 5 लीटर्स ऑफ फ्लूइड इन अ डे इन द फॉर्म ऑफ वाटर, फ्रूट जूसेस, टेंडर कोकोनट वाटर एंड सूप। बिल्कुल। अब 3 से 5 लीटर क्यों बोला इन्होंने कंज्यूम करने के लिए, क्योंकि फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का जो इम्बैलेंस हो गया बॉडी में उसको काउंटर करने के लिए ये सारी चीज़ें अगर हम इंक्लूड करें तो हमारी कंडीशन पेशेंट की काफ़ी हद तक इंप्रूव हो सकती है। अब क्या अवॉइड करना है, अवॉइड ईटिंग लार्ज मील्स टू प्रिवेंट डिस्कम्फर्ट। बिल्कुल। अब लार्ज मील्स जैसे हम लेते हैं ब्रेकफास्ट,
लंच और डिनर। तो ये सारी चीज़ें इनको अगर 3 ही पीरियड में ज़्यादा कुछ खिला देंगे तो वो भी एक डिस्कम्फर्ट क्रिएट कर सकता है, तो उसको भी अवॉइड करना है। 5वां क्या है डूज में, ईट स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स। अब स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स तो लेना है क्योंकि यहाँ पे बोला है कि लार्ज मील्स अवॉइड करना है, तो वही आप देख सकते हो कि चीज़ें काफ़ी रिलेटेड दिए गए हैं दोनों में। अवॉइड एक्सेसिव यूज़ ऑफ फैट्स इन द कुकिंग ऑयल। बिल्कुल फैट का एक्सेसिव यूज़ आपको कम करना है क्योंकि ये फिर से वही गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक को अफेक्ट कर सकता है। 6th पॉइंट क्या है डूज का, मेक श्योर द फूड इज़ थरोली कुक्ड एंड सर्व्ड स्टीमिंग हॉट। बिल्कुल अब फूड को प्रॉपरली कुक किया गया है और गर्म खाना परोसा जा रहा है ये भी देखा जाए, ताकि जो पैथोजेंस वगैरह वो ना प्रेजेंट हो और अच्छी तरह से डाइजेस्टेबल हो जाए, ताकि क्योंकि फूड अच्छी तरह से कुक रहेगा तभी अच्छी तरह से डाइजेस्ट होगा। तो ये चीज़ें देखनी चाहिए। और क्या अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड यू ईटिंग फूड एट रूम टेम्परेचर। मतलब आप समझ सकते हो कि रूम टेम्परेचर पे इन्होंने क्यों नहीं बोला कि आप समझ सकते हो कि कई बार हम खाना सुबह में बनाते हैं ब्रेकफास्ट में और वही चीज़ दोपहर में भी खा लेते, तो ये वो अवॉइड करने के लिए बोल रहे हैं। बट उतना कुछ खास नहीं रोल प्ले करता, बट स्टिल इन्होंने बोला तो आपको याद कर लेना कि रूम टेम्परेचर वाले खानों को अवॉइड करना है। अवॉइड अनपस्चराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट्स, अनप्रोसेस वाले जो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं उनको अवॉइड करना है। अवॉइड यूजिंग आइसक्रीम्स एंड टैप एज वेल एज वाटर, टैप और वेल वाटर। अच्छा इसके साथ ये बोल रहे हैं कि आपको आइसक्रीम अवॉइड करना, अच्छा आइस आइस अवॉइड करना, सॉरी मैंने आइसक्रीम पढ़ लिया। यहाँ पे बोल रहे हैं आइस को अवॉइड करना है और जो टैप वाटर या फिर वेल वाटर से बनाए जाते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा गोला वगैरह आपके आसपास बेचते रहते हैं, सो वो नॉर्मली टैप वाटर या फिर वेल वाटर का यूज़ करके बना देते हैं वो बर्फ़, और वही बर्फ़ आपको कंज्यूम करना पड़ता है, तो इससे भी इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। और लास्ट पॉइंट बोला गया अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट और शेयरिंग ईटिंग यूटेंसिल्स कप्स एंड पीपल हु आर इन्फेक्टेड। बिल्कुल इन्फेक्टेड पर्सन से आपको दूर रहना है और उनके जो चीज़ें हैं वो भी शेयर नहीं करनी, ताकि आप अच्छे से रहें। तो यहीं पे हमारा पार्ट 1 ख़त्म होता है। आप देख सकते हो कि जो आगे आने वाला पार्ट है वो हम दूसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू।